तो इसमें हम बात करेंगे कि जैसे मसल हर्ट मसल्स होती हैं, तो हर्ट मसल के अंदर डीपोलराइजेशन वेव होती है, मतलब कंडक्शन का इम्पल्सेस कैसे ट्रैवल करती हैं, है ना, कैसे ट्रैवल करती हैं और कैसे इनिशिएट होती हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत में क्या होता है कि नॉर्मली एक जो हर्ट सेल होती है वो पोलराइज्ड कंडीशन में होती है, पोलराइज सिचुएशन में होती है, और अंदर नेगेटिव पोल्स होते हैं, मतलब कि सेल के अंदर नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, और बाहर जो है पॉजिटिव सेल्स की, पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। पॉजिटिव जैसे कि सोडियम आयन हो गए, कैल्शियम आयन हो गए, इनकी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है। तो इसलिए बाहर पे एक पॉजिटिव पोल होता है, अंदर एक नेगेटिव पोल होता है। अगर इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो जनरली अंदर -70 मिली वोल्ट्स के आसपास का इसमें एक वोल्टेज स्टेबलिश्ड रहता है एक पोलराइज कंडीशन में। तो जैसे ही स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस में क्या है, पॉजिटिव आयंस का या कैटायंस का हल्का हल्का लीकेज होता है, और वो लीकेज क्या है, आपके जो -90 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल है उसको हल्का सा थ्रेशोल्ड वैल्यू पर ले जाता है। थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है -70 मिली वोल्ट के आसपास। -90 से जैसे ही -70 पर आया तो फिर थ्रेशोल्ड आते ही फिर इम्पल्स जनरेट होता है। होता क्या है, अचानक से सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं बहुत सारे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं बहुत सारे, और बहुत सारा सोडियम अंदर आ जाता है, जिस कारण से एक डीपोलराइजिंग वेव आ जाती है, बहुत सारा कैटायन अंदर आने की वजह से। और जैसे ही वो डीपोलराइजिंग वेव पॉजिटिव होती है, हल्की सी जीरो के हल्का सा पॉजिटिव जाती है, +10 के आसपास मिली वोल्ट तक जाती है, तो कैल्शियम और पोटेशियम चैनल्स भी खुल जाते हैं। तो कैल्शियम क्योंकि बाहर ज़्यादा होता है तो कैल्शियम अंदर आता है, लेकिन पोटेशियम क्योंकि अंदर ज़्यादा होता है तो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। तो अब जैसे पॉजिटिव हो रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही थी अंदर जो वोल्टेज थी, तो जैसे ही कैल्शियम पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं, कैल्शियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है, तो एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नेगेटिव का एक स्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जितना पॉजिटिव अंदर आ रहा है उतना पॉजिटिव बाहर भी जा रहा है, तो एक वोल्टेज स्टेबल हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाते हैं, लेकिन पोटेशियम चैनल्स खुले रहते हैं, तो इस वजह से जो अपना पोटेशियम होता है वो बहुत सारा बाहर निकलते रहता है। अब देखो होता क्या है कि अगर हम ग्राफ में इसको प्लॉट करते हैं तो एक पीक आता है, फिर इस पीक स्टेबल हो जाता है और पीक डिक्लाइन करता है, मतलब पोटेशियम बढ़ रहा है, स्टेबल हो रहा है और घट रहा है। इस पोटेंशियल को जो बार बार बढ़ रहा है, स्टेबल हो रहा है, घट रहा है, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, बिकॉज इट्स एन एक्शन। द पोटेंशियल विच इज ऑलवेज एन एक्शन इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। इम्पल्स का ही दूसरा नाम है, ठीक है। जनरेट हो चुकी है तो वो अंदर पूरा का पूरा डीपोलराइज स्टेट आ चुकी है, ठीक है, +10 के आसपास स्टेबलाइज हो गई, और फिर वो रीपोलराइज भी हो जाती है। सेम कंडक्शन नेक्स्ट न्यूरॉन तक कैसे जाएगा, बिकॉज दो न्यूरॉन्स के बीच में कुछ जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन से, तो उस गैप जंक्शन से कुछ पॉजिटिव आयंस दूसरे में आएंगे, वही सेम प्रक्रिया, पॉजिटिव आयन आने से तो स्टिमुलस हुआ था, थ्रेशोल्ड पर पहुंची थी वैल्यू, फिर हो गया था। तो ऐसी नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होती है एक हर्ट सेल से दूसरे हर्ट सेल के बीच में, तो ये हो गया इम्पल्स कंडक्शन। अच्छा, इसमें कुछ खास बातें कि सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन होता है, लेकिन कैल्शियम के इन्फ्लक्स होने से और पोटेशियम के इफ्लक्स होने की वजह से वोल्टेज स्टेबल हो जाता है, और फर्दर पोटेशियम इफ्लक्स होने से रीपोलराइजेशन हो जाता है। ये बात दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बाकी सारे हर्ट सेल्स में सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन, लेकिन एवी नोड और एसए नोड में कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होगी, ठीक है। ये इसमें भी लिखा हुआ है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से स्टिमुलेशन मिलना, डीपोलराइज होना, फिर रीपोलराइज होना, दिस पोटेंशियल विच इज एन एक्शन इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब एक हमने क्या करा कि एक नॉर्मल हर्ट सेल ले ली हमने, एक हर्ट का एक टिश्यू काट के ले लिया, मतलब, और उसके अगल बगल हमने गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल पर ईसीजी काम करता है, तो गैल्वेनोमीटर के जो दो पोल्स है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, हर्ट टिश्यू के आसपास लगा दिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक चीज़ें जानते हैं कि नॉर्मली एक डीपोलराइजिंग वेव अगर एक साइड से जा रही है, अगर हमने किसी भी एक साइड पे डीपोलराइजिंग वेव दी, डीपोलराइजिंग वेव इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वेव विच इज मूविंग, ठीक है, और अगर पॉजिटिव वेव इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, देन द डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वेव इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल, डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव, एंड देन रीपोलराइजेशन की जो वेव होती है वो नेगेटिव वेव होती है, ठीक है, और नेगेटिव वेव इज मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव पोल, देन द डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ जाए, चाहे नेगेटिव की तरफ, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। और अगर अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव वेव अगर नेगेटिव पोल की तरफ जा रही है, तो डिफ्लेक्शन नेगेटिव साइड पर होगा, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपकी मायोकार्डियम की टिश्यू पतली है और दूसरी मायोकार्डियम की टिश्यू मोटी है, तो पतली वाली मायोकार्डियम की, क्योंकि सेल्स के नंबर कम है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो थोड़ा होगा, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, मतलब हायर करंट जनरेट होगी, ठीक है। और
तीसरी बात कि एक टिश्यू और दूसरी टिश्यू, इस टिश्यू में नॉर्मल मायोकार्डियल फाइबर्स हैं, लेकिन इस टिश्यू में फास्ट कंडक्शन फाइबर जैसे कि परकिंजे फाइबर्स हैं। अब परकिंजे फाइबर में फास्ट क्यों ट्रैवल करता है अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, लेकिन परकिंजे फाइबर में हमारा इम्पल्स जो है बहुत तेज़ी से पास होता है। तो इन दोनों टिश्यूज़ में अगर हम बात करें तो मतलब डीपोलराइजेशन या कहें कि इम्पल्स बराबर जनरेट होगा, लेकिन फास्ट फाइबर्स में सुई बहुत तेज़ी से स्विच कर जाएगी। अगर इसको ग्राफ में देखेंगे ना तो नॉर्मल फाइबर में ऐसे कर्व बनाएगा, लेकिन इसमें ऐसे पीक बनाएगा, फास्ट बहुत क्विक करेगा, ये क्विक। ठीक है, तो ये 2-3 प्रिंसिपल बहुत सही हो गए, है कि नहीं। वेलोसिटी बिल्कुल। इसके बाद में हमने क्या करा, ये रहा हमारा हर्ट, तो इसके अक्रॉस हमने ईसीजी की लीड्स लगा दी। ईसीजी की लीड्स डायगोनली लगेंगी, ठीक है, एक यहाँ लगा दी और एक यहाँ पर लगा दी हमने। हमारा क्या है, हर्ट के जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो स्किन पर भी हमको महसूस हो जाता है लीड्स के द्वारा, तो हमने दोनों लीड्स लगा दी। अब देखो शुरू में एट्रिया हमारा जो है ना, देखो सबसे पहले ऐसे नोड इम्पल्स डालेगा तो पॉजिटिव वेव ऑफ डिपोलरेशन यहाँ से, ये मेरा ये ऐसे नोड ये यहाँ पर है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे की तरफ जाएगा, ठीक है, और हमारा पॉजिटिव पोल यहाँ पर लगा हुआ है पैर में। तो क्योंकि दिस कंडक्शन इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वेव जो गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगा, तो एक हल्की सी वेव बनेगी, पी वेव जिसको हम नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद में जब वो एवी नोड को क्रॉस कर रहा होगा ना, एवी नोड पे एक साइलेंस आ जाता है, एवी नोड पे साइलेंस, तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, एवी नोड पे एक स्ट्रेट। इसके बाद में जो हमारा वेंट्रिकुलर कंडक्शन है उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जो सेप्टम होता है, असल में देखो जो परकिंजे बंडल्स होते हैं, परकिंजे ब्रांचेस होते हैं, तो लेफ्ट साइड में भी जाता है, राइट साइड में भी जाता है। तो लेफ्ट साइड में जाता है तो नीचे से मायोकार्डियल सेप्टम को नीचे से इंस्टिगेट करता है, कि स्टिमुलस देता है नीचे से, तो इसका जो पॉजिटिव वेव ऑफ पोलराइजेशन है वो ऊपर की तरफ जाती है। हमारा पॉजिटिव पोल यहाँ पर है, तो अब हमारा हल्का सा नेगेटिव पीक जाएगा, हल्का नेगेटिव पीक, जिसको हम क्यू बोलते हैं, क्यू नेगेटिव जाता है। फिर उसके बाद हम पूरा वेंट्रिकल्स पे कंडक्शन जाएगा, जो नहीं सॉरी सुनना, पूरे वेंट्रिकल्स में कंडक्शन जाएगा, लेकिन जो बंडल ब्रांचेज हैं वो थिक मायोकार्डियम के इनर साइड पर है, तो कंडक्शन ऐसे जाएगा, तो पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहा है मीन, तो इसलिए एक बड़ा सा आर वेव आएगी, आर वेव, क्यू हल्की सी क्यू के बाद में आर वेव आएगी। और फिर जो एस वेव आती है ना, वो आती है जो वेंट्रिकुलर एपेक्स के ऊपर क्या होता है, बेस, नीचे एपेक्स होता है, ऊपर बेस होता है, तो बेस में हल्का सा ऊपर कंडक्शन, तो वो हल्का सा नेगेटिव वेव जाती है, ठीक है। तो क्यू आर और एस ऐसे हो गया, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर को 3 हिस्सों में बांट दिया था हमने। और इसके बाद में फिर क्योंकि पूरा का पूरा वेंट्रिकल हमारा पोलराइज हो चुका है, डीपोलराइज हो चुका है, तो एक साइलेंस हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जब तक रीपोलराइजेशन शुरू नहीं होता तब तक एक स्ट्रेट लाइन आती है जो हमको साइलेंस को दिखाती है। उसके बाद में रीपोलराइजेशन होता है, और रीपोलराइजेशन का पहला प्रिंसिपल है कि द लास्ट सेल टू डीपोलराइज इज द फर्स्ट सेल टू रीपोलराइज, ठीक है। और जब ये रीपोलराइज होता है तो लास्ट सेल हमारी बाहर वाली हुई थी जो डीपोलराइज, अब अंदर बाहर से अंदर की तरफ होगा रीपोलराइजेशन, तो रीपोलराइजेशन की नेगेटिव वेव होती है, नेगेटिव वेव का एक रिजल्टेंट इस तरफ आएगा और हमारा नेगेटिव लीड इस तरफ लगी हुई है, तो आएगा क्या, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगा। तो लेकिन यहाँ पर शार्प पीक नहीं बनाएगा, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ रिपोलरेशन इज वेरी स्लो। ये इसमें फास्ट ट्विच फाइबर्स का कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन द प्रोसेस ऑफ रिपोलरेशन इज स्लो, इस कारण से। तो ये हुआ हमारा। अच्छा, एक बात और कि एवी नोड में स्लो कंडक्शन, लेकिन परकिंजे फाइबर में फास्ट कंडक्शन, ऐसा क्यों? क्योंकि एवी नोड में हॉरिजॉन्टल सेल्स होती हैं, बहुत सारे उनको मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए स्लो कंडक्शन। दूसरी बात यहाँ की, जबकि फास्ट ट्विच फाइबर में लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होती हैं और इम्पल्स कंडक्शन, तो उनको साइटोप्लाज्म ज़्यादा लगता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन्स कम क्रॉस करनी पड़ती है। दूसरी बात, गैप जंक्शंस का नंबर परकिंजे सेल्स में ज़्यादा होता है, परकिंजे फाइबर्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। और कैल्शियम जो और जो कैल्शियम पर डिपेंडेंट होते हैं परकिंजे वाले, तो सॉरी एवी नोड और एसए नोड कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए स्लो कंडक्शन होता है। जबकि परकिंजे जो फास्ट फाइबर्स हैं ये सोडियम डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए फास्ट कंडक्शन होता है। एक और चीज़ थी इसमें, हाँ, आरएमपी वोल्टेज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज, जो कि एवी नोड में -60 वोल्ट होता है, लेकिन परकिंजे बंडल ब्रांचेस में -90 होता है। तो अगर बताओ कैटाइन को जाना है तो ज़्यादा तेज़ कहाँ जाएगा, -90 की तरफ कि -60 की तरफ? -90 की तरफ, पोल का डिफरेंस हो गया, इस वजह से भी फास्ट कंडक्शन होता है इसमें। ये हो गया सर।